माननीय सभापति महोदय, आज मैं जिस विधेयक पर इस प्रतिष्ठित सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं, वह केवल एक विधायी प्रस्ताव नहीं बल्कि यह हमारे लाखों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा, समाज की संवेदनशीलता और कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था की गरिमा को स्थापित करने का एक ऐतिहासिक अवसर है। यह एक ऐसा क्षण है जब हम केवल कानून नहीं बना रहे, बल्कि हम आने वाली पीढ़ियों को दिशा और दशा तय कर रहे हैं। आज का ये विधेयक हमारे राज्य के युवाओं, उनके माता पिता और लाखों परिवारों के भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ है। पिछले सत्र में हमने राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 सदन में प्रस्तुत किया था। उस समय इस विधेयक पर सदन में व्यापक चर्चा में सदन के 29 माननीय सदस्यों ने अपना बहुमूल्य सुझाव दिया। सभी विद्वान सदस्यों ने इस विधेयक को अधिक प्रभावी बनाने के सुझाव दिए। कुछ ने समर्थन किया, कुछ ने सुधार की बातें रखी और कुछ ने शंकाएं भी इसमें व्यक्त की थी। माननीय उपाध्यक्ष सभापति महोदय, सभी विद्वान सदस्यों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परवर समिति को भेजा गया। उस समय हम सभी का एक ही उद्देश्य था कि हमारे विद्यार्थियों का भविष्य भी सुरक्षित रहे एवं कोचिंग सेंटरों की भी अपनी सुविधाएं अनवरत जारी रख सके। परवर समिति में सभापति सहित 15 विद्वान सदस्य शामिल थे। परवर समिति की कुल 4 बैठकें हुई। समिति ने विधेयक का शब्द से अध्ययन किया और अपनी बैठकों में गहन विचार विमर्श किया, जिसमें सभी दलों के सदस्य थे, निर्दलीय सदस्य भी थे। शिक्षण संस्थानों, कोचिंग संस्थानों के जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों को अपनी रिपोर्ट में शामिल कर 2 संशोधन प्रस्ताव किए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, पहले संशोधन में कोचिंग सेंटर के पंजीकरण के लिए न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 किया गया, ताकि छोटे अस्थायी व असंगठित स्तर पर चलने वाले ट्यूशन सेंटर अपनी सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध करा सके। दूसरे संशोधन में अनियमितता या का प्रावधान का उल्लंघन पाए जाने पर शास्ति को 2 लाख से कम करके 50,000, द्वितीय बार में 5 लाख से कम करके 2 लाख एवं उसके बाद भी उल्लंघन जारी रहने पर रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने का प्रावधान किया। परवर समिति ने शास्ति की राशि को कुछ कम किया ताकि संस्थानों पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़े और वे नियमों को भय से नहीं बल्कि सहयोग की भावना से नियमानुसार कार्य कर सके। ये दोनों सुझाव केवल कानूनी सुधार नहीं बल्कि इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार संतुलन और न्याय में विश्वास करती है। हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना, जिससे हमारे विद्यार्थी कोचिंग सुविधा के अभाव में अन्य प्रदेशों के विद्यार्थियों की तुलना में पिछड़े नहीं और साथ ही कोचिंग संस्थाओं को भी अनावश्यक कठिनाइयां नहीं हो सके। मैं माननीय सभापति महोदय जी, आज सदन में कुल 11 सदस्यों ने अपने सुझाव दिए और चर्चा में भाग लिया। डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब, श्री हरिमोहन जी शर्मा, श्री शांतिलाल जी धारीवाल, श्री हर्ष चौधरी, श्री पूछाराम जी गोदारा, श्री मनोज कुमार जी सादुलपुर, श्री रविंद्र सिंह भाटी जी, श्री सगन सिंह जी राजपुरोहित, श्री डूंगर राम गेदर,
श्री मनोज कुमार जी सुजानगढ़ और श्री रफीक खान जी। इन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किए। मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हूं। माननीय सभापति महोदय, जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो हम गर्व से कह सकते हैं कि सदियों से शिक्षा और ज्ञान की भूमि रही है। यहाँ की माटी में महाराणा प्रताप जैसे महान वीर योद्धा ने जन्म लिया, जिनको वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए जाना जाता है। यह वह धरती है जहां वीर दुर्गादास राठौड़ ने वीरता के साथ साथ विद्वता का भी परिचय दिया। संत मीराबाई के ने भक्ति के साथ साथ काव्य और संगीत के अद्भुत परंपरा स्थापित की है। यह वह भूमि है जहां परंपरा और आधुनिकता के साथ साथ चलती है, जहां एक और प्राचीन काल में गुरुकुल व्यवस्था के अंतर्गत ज्ञान का प्रसार हुआ, वही आज आधुनिक कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से लाखों विद्यार्थी अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। आज के युग में कोटा ने इसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया और एशिया की कोचिंग राजधानी के रूप में अपनी पहचान बनाई। कोटा आज केवल एक शहर नहीं, ये लाखों सपनों, लाखों हमारे बच्चों का सपना का केंद्र है। यहाँ IIT, JEE, नीट, UPSC व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाखों छात्र हर वर्ष आते हैं। यहाँ बिहार से, छपरा से लेकर केरल के कोची तक, असम से गुवाहाटी से लेकर गुजरात के सूरत तक पूरे भारत से विद्यार्थी आते हैं। वे अपने साथ केवल किताबें नहीं लाते, कॉपियां नहीं लाते, बल्कि अपने विचार, अपने परिवार की पूरी उम्मीदें, माता पिता के सपने और अपने भविष्य की आकांक्षाओं को लेकर आते हैं। माननीय सभापति महोदय, इस कोचिंग उद्योग ने राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी एक अभूतपूर्व योगदान दिया है। आज कोटा में ही लगभग 2.5 से 3 लाख विद्यार्थी हर साल आते हैं। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। हॉस्टल चलाने वाले, मेस चलाने वाले, किराना दुकानदार, स्टेशनरी विक्रेता, ऑटो रिक्शा चालक, मकान मालिक और सब्जी विक्रेता से लेकर बड़े व्यवसाय तक सभी इस उद्योग में से लाभान्वित होते हैं। यह केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि एक पूरी अर्थव्यवस्था का केंद्र भी बन गया। माननीय सभापति महोदय, इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा सच भी है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। पिछले 4 वर्षों में राज्य में कुल 88 कोचिंग विद्यार्थियों ने आत्महत्या की है। इसमें से केवल कोटा में 70 और सीकर में 14 और बाकी अन्य शहरों के थे। यह केवल आंकड़ा नहीं, यह हमारी सामूहिक विफलता का प्रमाण है। जब एक विद्यार्थी जिसने अपनी जिंदगी देखी ही नहीं, जीवन से इतना निराश हो जाता है कि मृत्यु को गले लगा लेता है, तो यह पूरे समाज के लिए श्रम की बात है। यही कारण है कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने DB सिविल रिट याचिका 99/2016 में स्वतः संज्ञान लेते हुए 25 जुलाई 2025 को इस मामले में सुनवाई की और कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए आवश्यक नियम बनाने के निर्देश दिए थे। वर्ष 2017 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बम्बई ने कोटा में कोचिंग विद्यार्थियों की आत्महत्या के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करवाया गया था। इस अध्ययन के निष्कर्षों ने कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अध्ययन के अनुसार 70% से अधिक विद्यार्थी गंभीर मानसिक तनाव से गुजरते, 40% विद्यार्थी नींद की कमी और अवसाद से जूझते, 30% विद्यार्थियों ने स्वीकारा कि उन्होंने कभी न कभी आत्महत्या के बारे में सोचा है, 25% अभिभावक कर्ज के बोझ तले दबे हैं। ये आंकड़े हम बताते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है और तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों है। यही कारण है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया
और क्रिमिनल अपील याचिका संख्या 1425/2025 में अमित कुमार बनाम भारत संघ में पारित निर्णय दिनांक 28 जुलाई 2025 में निर्देश दिए गए। न्यायालय ने छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं, शैक्षणिक संस्थाओं में आत्महत्या की रोकथाम से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श करने तथा निवारक उपायों की सिफारिश करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया गया। इसी प्रकार विशेष अनुमति याचिका संख्या 6368/2024 से अद्भुत क्रिमिनल अपील संख्या 3177/2025 में कुलदेव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी विभाग विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि वे 2 माह के भीतर सभी प्राइवेट कोचिंग संस्थाओं के लिए कोचिंग विद्यार्थी से मानदंड तैयार किए। माननीय आपको मैं आंकड़े दे रहा हूं, न्यायालय के आंकड़े दे रहा हूं, वो देख के ही तो दूंगा आपको। आप बैठिए। केंद्र सरकार ने, आप विराजिए, शांत रखें, भी इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए 16 जनवरी 2024 को कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण विनियम, आप सुनिए पहले, की रूपरेखा तैयार किए, मार्गदर्शन सिद्धांत जारी किया। इस सिद्धांतों में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सरकार इन्हीं कानूनों के ढांचे को स्थापित करें। हमारी सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 28 फरवरी 2024 को इन गाइडलाइंस को अपनाया और अब इस विधेयक के माध्यम से इन्हें कानूनी रूप देने के लिए हम सभी आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार ने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया था। माननीय सभापति महोदय, आज यहाँ ये चिंता व्यक्त की गई है कि ये विधेयक कोचिंग सेंटर पर अनावश्यक बोझ डालेगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये विधेयक कोचिंग सेंटर विरोधी नहीं है। जो संस्था पहले से ही अच्छे मापदंडों का पालन कर रही है, उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी, बल्कि उन्हें लाभ होगा, क्योंकि अब सभी को समान मानदंडों के रूप में पालन करना होगा। यह स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। गलत तरीकों से काम करने वाले संस्थाएं अब बाजार से बाहर हो जाएगी और ईमानदार संस्थाओं का सही स्थान मिलेगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाजार की शक्तियां स्वयं को सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन हमने देखा है कि बाजार की आंधी शक्तियां ने क्या किया। उन्होंने शिक्षा को पूर्णतः व्यापार बना दिया, विद्यार्थी ग्राहक बन गए और ज्ञान एक वस्तु बन गया। जब शिक्षा केवल लाभ कमाने का साधन बन जाती है तो वह अपना मूल्य उद्देश्य को खो देती है, मूल उद्देश्य को। इसलिए सरकार का हस्तक्षेप इसमें आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी इस विषय को रखना चाहता हूं, क्योंकि शिक्षा की समस्या केवल भारत की नहीं, जापान में जूकी, दक्षिण कोरिया में हांगवॉन, चीन में बुक्सिबान जैसे नाम से यह व्यवस्था चलती है। इन सभी देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए कदम उठाए। दक्षिण कोरिया ने रात 10 बजे बाद कोचिंग क्लासेज पर प्रतिबंध लगाने का भी काम किया। चीन ने हाल ही में कोचिंग उद्योगों पर व्यापक नियंत्रण लगाए हैं। ये देश समझ गए हैं कि बच्चों को बचपन और मानसिक स्वास्थ्य किसी भी शैक्षणिक उपलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। भारत के अन्य राज्यों ने भी इस दिशा में कदम उठाए। हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट 2024 भी लागू किया है। मणिपुर में मणिपुर कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट 2017 प्रभावी से रूप से कार्य कर रहा है। बिहार में 2010 से ही ऐसा कानून लागू है। उत्तर प्रदेश में 2002 से भी यह व्यवस्था चल रही है, लेकिन राजस्थान का यह विधेयक सबसे व्यापक और संतुलित है, क्योंकि यहाँ की स्थिति सबसे अलग और चुनौतीपूर्ण है। राजस्थान का मंडल इन सभी से अधिक संतुलित, समावेशी और व्यवहारिक है। हम न तो कोचिंग सेंटर को कुचलना चाहते हैं और न ही बच्चों की आजादी छीनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोचिंग सेंटर ऐसे संस्कार केंद्र बने जहां विद्यार्थी आत्मविश्वास, अनुशासन और सामाजिक मूल्य सीखें और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना से भी अनुरूप है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति समग्र विकास की बात करती है, केवल परीक्षा में अंकों की बात नहीं करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति रटन प्रणाली है। हम इसके स्थान पर कौशल विकास पर जोर दे रहे हैं। यह विधेयक भी इसी दिशा में एक कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण यह भूमिका निभाएगा। लेकिन यह शिक्षा तनाव मुक्त और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। हमारे युवा यदि मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न नहीं होंगे तो वे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान कैसे दे पाएंगे। इसलिए यह विधेयक केवल नियंत्रण का नहीं बल्कि सशक्तिकरण के साथ साथ व्यक्ति निर्माण का भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी ने, उनके इस सरकार के नेतृत्व में हमारी सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्तियां करने का, आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करना और अन्य आवश्यक विकास कार्यों के लिए सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। निजी विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्वक और पारदर्शी शिक्षा विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए। इसके लिए समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं और शिकायत मिलने पर संबंधित विश्वविद्यालयों के अधिनियम के अनुसार जांच करवाकर आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि ये मत पूछो कि तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, बल्कि ये पूछो कि तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो। मैं आज इस सदन से और समाज के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबको मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 का नाम जितना तकनीक की प्रतीत हो रहा है, इसका महत्व उससे भी कहीं अधिक मानवीय संवेदनशीलता और सामाजिक है। यह विधेयक उस पीड़ा की अभिव्यक्ति है जिसे हमने कोटा, सिक्कर जैसे शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले युवाओं की आंखों में देखा है। यह उन माताओं की दुआओं की गूंज है जो हर दिन अपने बच्चों को सलामती के लिए अपने भगवान से प्रार्थना करती है। यह उन अभिभावकों के संघर्षों का एक दस्तावेज स्वीकृति है जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासन अधिकारी बनाने का सपना देखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह विधेयक इसलिए नहीं ला रहे हैं कि कोचिंग संस्थाओं को दंडित किया जाए। हम यह विधेयक इसलिए ला रहे हैं कि ताकि विद्यार्थियों को सम्मान मिले, ताकि शिक्षा संस्थानों को केवल वाणिज्यिक प्रतिष्ठान न बनकर रह जाए, ताकि माता पिता को यह विश्वास हो कि उनके बच्चों को केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के ही नहीं करवाई जा रही है, वहां पे उन्हें एक सशक्त नागरिक बनने की दिशा में एक मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के माध्यम से महत्वपूर्ण और दूरगामी सुधार लाने के लिए इस विधेयक में आवश्यक प्रावधान प्रस्तावित किए गए। जैसे अब राज्य में कोई भी कोचिंग सेंटर बिना राजकीय पंजीकरण से के संचालित नहीं हो सकेगा। यह पंजीकरण केवल एक कागजी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि इसके तहत संस्थानों की शिक्षण पद्धति, शिक्षक की योग्यता, भवन की भौतिक संरचना, सुरक्षा के उपाय आदि की भी विस्तृत जांच की जाएगी। कोचिंग सेंटर में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या, जहां पहले 50 विद्यार्थी वाला संस्थान विधेयक के अंतर्गत आते थे, अब वे 100 कर दी गई है। इसका उद्देश्य छोटे ट्यूशन सेंटरों को अनावश्यक दायरे में लाना नहीं, बल्कि जो बड़े कोचिंग हब्स है उनको व्यवस्थित करना है जहां जोखिम सबसे ज्यादा होती है। इसमें दंड युक्ति संगत निर्धारण करने के लिए पहले प्रस्ताव साथित राशि 5 लाख रुपए थी, अब इससे घटाकर 2 लाख रुपए किया गया है। राज्य स्तर पर कोचिंग प्राधिकरण की स्थापना की गई है। राजस्थान कोचिंग कंट्रोल एंड रेगुलेशन अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता उच्च शिक्षा विभाग के शासन
सचिव करेंगे। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी, पुलिस, वित्त एवं और अभिभावक, कोचिंग सेंटर एवं विद्यार्थियों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल किए जाएंगे। जिला स्तर पे इसका गठन किया गया है, जिसमें जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक सिविल न्यायालय की शक्तियां जिसको प्राप्त होगी। पंजीकरण, निरीक्षण, शिकायत निवारण, प्रतिक्रिया संग्रह और परामर्श सेवाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य पर मॉनिटरिंग का कार्य इसमें किया जाएगा। मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए भी प्रत्येक संस्था में प्रशिक्षित काउंसलर अनिवार्य होगा। यह केवल औपचारिकता नहीं होगी, वरना विद्यार्थी सप्ताह में किसी भी दिन काउंसलर की सुविधा प्राप्त कर सकता है। तनाव प्रबंध के सेशन आयोजन किए जाएंगे और माता पिता की नियमित संवाद व्यवस्था होगी। इस विधेयक के क्रियान्वयन के लिए एक मजबूत तंत्र बनाया जाएगा। वेब पोर्टल बनाया जाएगा जहां सभी संस्थाओं की जानकारी उपलब्ध होगी। ई कंप्लेंट पोर्टल की सुविधा होगी जहां विद्यार्थी और अभिभावक अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। नियमित निरीक्षण होंगे, लेकिन यह निरीक्षण सहयोगी भावना से होंगे, उत्पीड़न की भावना से नहीं होंगे। हम संस्थानों को सुधार के लिए समय समय पर अवसर देंगे। विद्यार्थियों को हर दिन हर समय पर हेल्पलाइन नंबर पर सहायता प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा हर जिले में एक शिकायत समिति होगी जो अभिभावकों और विद्यार्थियों की समस्या को सुनकर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करेगी। जब विद्यार्थियों को पारदर्शिता मिलेगी, जब अभिभावकों को जानकारी सुलभ होगी और जब संस्थान जवाबदेही होंगे, तब एक स्वस्थ शिक्षा प्रणाली की स्थापना संभव होगी। हमारा लक्ष्य संस्थानों को बंद करना नहीं है, बल्कि उन्हें सक्षम, ईमानदार और संवेदनशील बनाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का क्रियान्वयन केवल कानून के बल पर नहीं होगा, बल्कि इसके लिए एक सशक्त प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है। राज्य स्तर पर राजस्थान कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी एवं जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। कोचिंग सेंटर के स्तर पर मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षित वार्डन, रजिस्ट्रेशन अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह विधेयक एक लचीला है। यदि भविष्य में भी अगर परिस्थितियां बदलती है, यदि कोई नई चुनौती सामने आती है, तो इसमें आवश्यक संशोधन किए जा सकेंगे। हम किसी कठोर ढांचे में नहीं बांधना चाहते। हमारा उद्देश्य समस्याओं का समाधान है, नहीं कोई नई समस्या खड़ी करना। सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है ताकि आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ संवेदनशील, सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं को भी इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। जब एक बच्चा आत्महत्या करता है, वह केवल एक परिवार ही नहीं टूटता, वह हमारे सामाजिक ताने बाने में भी छेद कर देता है। यह हमारी चुप्पी, हमारा निष्क्रियता और हमारी संवेदनशीलता पे भी प्रश्न खड़ा करता है। जब कोई पिता अपने खून पसीने की कमाई से फीस भरता है, जब कोई माँ अपने गहने बेचकर अपने बच्चे को कोचिंग कराती है, तो उसका सपना केवल नौकरी नहीं होता है, वह चाहती है कि उनका बच्चा सम्मानित, सुरक्षित और समर्थ नागरिक बने। और जब कोई संस्थान झूठ बोलकर, लालच दिखाकर इन सपनों को तोड़ता है, तो वह केवल आर्थिक रूप से ही नहीं धोखा देता, बल्कि वह भावनात्मक रूप से भी अपराध करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि शिक्षा सेवा हो, व्यापार नहीं हो, विद्यार्थी सशक्त नागरिक बने, रैंकिंग मशीन नहीं बने, अभिभावक केवल फीस देने वाले नहीं बने और संस्था जवाबदेही और सहयोगी बने। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो केवल पुस्तकों और पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं की बात करते हैं। हम बात करते हैं चरित्र निर्माण की, नैतिकता की और उस सजग नागरिक को की जो राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा मनुष्य
बनना चाहिए जो सोच सके, समझ सके और समाज को बेहतर बना सके। आज जब कोचिंग उद्योग अरबों रुपए का वाणिज्यिक ढांचा बन चुका है, तब यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सुनिश्चित करें कि शिक्षा का बाजारीकरण नहीं हो, लेकिन गुणवत्ता और सेवा दोनों सुनिश्चित हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा सबसे पहला और बड़ा दायित्व है कि हम अपने विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करें। कोई भी छात्र केवल इस वजह से पीछे न रह जाए कि उसे सुरक्षित और पारदर्शी माहौल नहीं मिला। कोई भी अभिभावक केवल इस वजह से अपनी मेहनत की कमाई गंवाने बैठे कि किसी संस्थान ने झूठा दावा किया, और कोई भी परिवार केवल इस वजह से आंसू न बहाए कि उसके बच्चे ने दबाव के कारण अपनी जान गंवा दी। यह विधेयक विद्यार्थियों को भय, दबाव और धोखे से मुक्त करने का प्रयास किया। मंत्री जी बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोई माँ बाप अपने बच्चे को हजारों किलोमीटर दूर कोचिंग के लिए भेजता है तो उनके मन में सैकड़ों चिंताएं होती है। फीस का बोझ, सुरक्षा का डर और भविष्य की अनिश्चितता। इस विधेयक में अभिभावकों को भरोसा मिलेगा कि फीस में और सरकार उनके बच्चों की सुरक्षा की गारंटी दे रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माता पिता को समझना होगा कि उनके बच्चे की खुशी उनकी रैंक से अधिक महत्वपूर्ण है कि हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर ही नहीं बन सकता, बल्कि बनाने की आवश्यकता नहीं है, वह समाज का सभी कुशल एक रोजगार देने वाला भी बने। समाज में हर प्रकार की प्रतिभा की भी आवश्यकता है। एक अच्छा शिक्षक, कुशल कारीगर, एक ईमानदार व्यापारी, एक समर्पित कलाकार, एक प्रशासनिक अधिकारी, ये सब समाज के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने डॉक्टर और इंजीनियर है। इसलिए जो अभिभावक डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए ही करते हैं, उनको ये भी सोचना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कोचिंग संस्थान वहीं जाकर के संचालकों से यह भी कहना चाहता हूं कि आप केवल व्यवसायी नहीं बने, आप राष्ट्र निर्माता और उसके हाथों में देश का भविष्य हो। जब कोई बच्चा आपके पास आता है तो वह केवल एक ग्राहक नहीं है, वह एक परिवार की उम्मीद है, राष्ट्र का भविष्य है। उसके साथ व्यवसायिक नहीं बल्कि मानवीय व्यवहार करें, उनकी क्षमता को पहचाने, उसकी कमजोरियों को समझे और उन्हें सही मार्गदर्शन दे। शिक्षकों से मेरी विनती है कि आप केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं पढ़ाएं, जीवन की शिक्षा दें। और विद्यार्थियों को केवल सवाल ही हल नहीं करना सिखाएं, जीवन की समस्याओं से भी निपटना सिखाएं। उन्हें सफलता के साथ साथ असफलताओं से निपटने की कला भी सिखाएं। यदि याद रखिए कि आप केवल शिक्षक नहीं हैं, आप मार्गदर्शक हैं, मित्र हैं और कई बार आप माता पिता की भूमिका में भी होते हैं। विद्यार्थियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि यह विधेयक आपके लिए है, यह आपको सुरक्षा देगा, आपके अधिकारों की रक्षा करेगा और आपको भावनात्मक वातावरण में पढ़ने का अवसर भी देगा। लेकिन याद रखना सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। यह विधेयक आपको बेहतर माहौल देगा। हमारा राजस्थान हमेशा प्रगतिशील राज्य रहा है। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। यह विधेयक भी उसी परंपरा का हिस्सा है। हम देश को एक नया मॉडल दे रहे हैं, अन्य राज्यों से हमने सीखेंगे, नया राजस्थान एक और उपलब्ध होगा। मैं प्रवर समिति के सभी सदस्यों का उनके समर्पित कार्य के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो संतुलन दृष्टिकोण अपनाया, यह प्रशंसनीय है। शास्त्री राशि को
युक्ति संगत बनाना और न्यूनतम रजिस्ट्रेशन संख्या को 100 करना, ये दोनों निर्णय व्यवहारिक हैं। इससे विधेयक की स्वीकार्यता बढ़ेगी और इसका क्रियान्वयन आसान होगा। समिति ने कड़ी मेहनत की है, सभी पक्षों को सुना है और एक संतुलित रिपोर्ट प्रस्तुत की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर उन सभी विद्यार्थियों को याद करना चाहूंगा जिन्होंने दबाव के कारण अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर ली। प्रत्येक खोया हुआ जीवन हमारी सामूहिक विफलता है। यह विधेयक उनकी स्मृति में है ताकि भविष्य में कोई भी परिवार ऐसी त्रासदी से नहीं गुजरे। हम यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि शिक्षा जीवन का उत्सव बने, आत्महत्या का कारण नहीं बने। अंत में मैं इस सम्मानित सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाए। यह राजस्थान के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय होगा। यह हमारे विद्यार्थियों को नया जीवन देगा और यह अभिभावकों को राहत देगा। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक नया मापदंड स्थापित करेगा। आइए हम सब मिलकर ऐसे राजस्थान का निर्माण करें जहां शिक्षा सशक्तिकरण का माध्यम हो, जहां शोषण की कोई गुंजाइश न हो, जहां विद्यार्थी खुशी से पढ़े, दबाव में न रहे, जहां सफलता का अर्थ केवल अंक नहीं बल्कि संपूर्ण विकास हो। यह विधेयक उस सपने को साकार करने का माध्यम है। यह विधेयक विद्यार्थियों के जीवन की नई रोशनी लाएगा। यह अभिभावकों को भरोसा देगा, यह ईमानदार संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगा और यह राजस्थान को एक नई पहचान देगा जहां हर विद्यार्थी बिना डर, बिना दबाव और बिना निराशा के अपने सपनों को साकार कर सकेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मंत्री जी। हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण विनियमन विधेयक 2025 पारित किया जाए। ये तो चलिए, प्रश्न ये है, एक ध्यान से सुनना। प्रश्न ये है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण विनियमन विधेयक 2025 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। ना पक्ष जीता विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न ये है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड 6 विचार, खंड 2 से 29 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित खंड 2 से 29 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित खंड 2 से 29 स्वीकार किए गए। खंड 1 अधिनियम, सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियम, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता अधिनियम, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किए जाएं। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा अब प्रस्ताव करेंगे कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव आ जाए। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण विनियमन विधेयक 2025 को पारित किया जाए। तीसरे वाचन में श्री टीकाराम जूले, आपका भी है, आपको बुलाऊंगा। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, पहला नाम इनका है, आपका भी है। धन्यवाद जो आपने बोलने का मौका दिया। मैं तो सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं